गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। और आज मैं डायरेक्ट एक्शन डे सीरीज के फाइनल एपिसोड्स के साथ आपके पास आया हूं। अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि आखिर क्यों बंगाल को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना गया था और कैसे उस दिन सुहरावर्दी के नेतृत्व में कलकत्ता एक शमशान बन गया था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे अनसंग हीरो की कहानी बताने जा रहा हूं जो एक ऐसे समय में न्याय की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ जब खुद न्याय की सुरक्षा करने की शपथ लेने वाले अपने कर्तव्य से न केवल मुंह मोड़े हुए थे बल्कि वे खुद उस बर्बरता के जिम्मेदार थे। जब कलकत्ता की भूमि पे गंदी राजनीति और धर्म के नाम पर मासूमों की जान जा रही थी, तब उन मासूमों की रक्षा को अपना धर्म मानकर उन्होंने कलकत्ता के लोगों को एकजुट किया और उन विश्वासघाती भक्षकों के ऊपर जीत हासिल की। जी हां दोस्तों, ये कहानी है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की, गोपाल मुखर्जी की, जिन्हें लोग प्यार से गोपाल दा या गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। उन्हें लोग पाठा इसलिए बुलाते थे क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट के पास उनकी एक मीट शॉप थी और बंगाली में बकरे को पाठा कहते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोकल लोग उन्हें गोपाल पाठा के नाम से बुलाया करते थे, पर अधिकतर लोग उन्हें गोपाल दा के नाम से बुलाया करते थे। 16 अगस्त 1946 के दिन जब हजारों हथियारबंद लोगों का एक विशाल जुलूस मुस्लिम लीग के झंडे लेकर लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान, शाला हिंदू लोगों को मार डालो जैसे नारे लगाते हुए हावड़ा से कलकत्ता की ओर निकल पड़ा था, उस समय गोपाल पाठा अपनी दुकान में थे। उन्हें खबर आती है कि मुस्लिम लीग के गुंडों ने बेलगाचिया में 2 ग्वालों मतलब मिल्कमैन दूध वालों का सर काट दिया है और बाऊ बाजार में दंगे भड़क चुके हैं। गोपाल पाठा तुरंत अपनी दुकान बंद करके अपने लड़कों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके पहले कि गुंडे उनके इलाकों को नष्ट करें, उन्हें रोकना होगा। और दोपहर 3 बजे तक गोपाल पाठा और उनके लड़के सेंट्रल कलकत्ता की सड़कों पर पहरा देने लगे, जो एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। इसी बीच उन्हें खबर आई कि एक मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ चांदनी चौक से उनके इलाके की ओर जा रही है। गोपाल पाठा और उनके लड़के तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि कुछ गुंडे उनके घर के आगे कूड़ा जमा करके उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और घर के अंदर छिपी हुई महिलाएं मदद के लिए जोर जोर से चीख रही थी। उसी समय गोपाल पाठा ने अपनी तलवार से एक गुंडे के ऊपर इतनी जोर से वार किया कि उस गुंडे को वो तलवार चीरती हुई उसके पास के एक स्ट्रीट पोल पर जाकर लड़ गई और गोपाल पाठा की तलवार टूट गई। और इसके बाद वो लाठी उठाकर बाकी गुंडों के पीछे भागे और उनके साथ बाकी मोहल्ले के लोग भी साथ में आए और उन गुंडों को वहां से भगाया गया। कुछ समय बाद एक और मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ उनके मोहल्ले के पास वेलिंगटन स्क्वायर के पार्क में पहुंची। गोपाल पाठा ने अपने मोहल्ले के एक मुस्लिम दोस्त को समझाया कि वे सब इतने समय से पड़ोसी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अब एक दूसरे को खून क्यों करें, क्यों एक दूसरे का खून बहाएं। और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो उनके साथ चले और उस पार्क में आए दंगाइयों को वहां से भगाने के लिए समझाए। लेकिन जब गोपाल पाठा अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ वेलिंगटन स्क्वायर गए दंगाइयों से बात करने के लिए, तो दंगाइयों ने उन्हें मारने के लिए घेर लिया। और यही वो समय था जब गोपाल पाठा समझ गए कि यह दंगा सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि एक प्लान्ड रिलीजियस मैसेकर की साजिश है और अब यह दंगा बातचीत से नहीं रुकने वाला। ये सांप्रदायिक दंगा था, ये धार्मिक दंगा था, ये मुस्लिम लीग का हिंदुओं के खिलाफ छेड़ा गया जिहाद था। गोपाल पाठा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वापस लौट आए और फिर उन्होंने अपने सारे लड़कों और मोहल्ले वालों को यह समझाया कि अब शांति से बात करने का समय खत्म हुआ और अब बर्बरता का जवाब बर्बरता से देने का समय आ चुका है। सबसे पहले गोपाल पाठा के कहने पर उन लड़कों ने मोहल्ले से सारे मुस्लिम परिवारों को पास के पुलिस थाने में सुरक्षित तरीके से पहुंचाया और खबर फैलाई कि कलकत्ता के सारे हिंदू एकजुट हो जाओ,
जाम बाजार और कलकत्ता के हर इलाके से हिंदू गोपाल पाठा के यहाँ इकट्ठे होने लगे और लड़ाई की तैयारियां शुरू होने लगी। चाकू, तलवारें, मटन चॉपर्स, लाठियां जैसे हथियार जमा किए गए। वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिकी सोल्जर्स, खास करके ब्लैक सोल्जर्स, जो एक दारू, एक जिसे देसी देसी ठर्रा बोलते हैं, जिसका नाम पागलपन था, उस देसी ठर्रे के बदले पिस्टल्स और गोलियां क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए खरीदी गई थी, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने लगे। बॉम्ब बनाए गए और जब तैयारियां पूरी हो गई तब गोपाल पाठा ने भरी भीड़ में सबको कहा कि अगर वो हमारा एक मारते हैं तो हम उनके 10 मारेंगे। आप मेरी फिल्म देखेंगे अभी द बंगाल फाइल्स तो आपको गोपाल पाठा की कहानी देखने को मिलेगी और दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायलॉग्स। अगर वो हमारा एक मारे तो हमें उनके 10 मारने हैं। अब हाफ मर्डर नहीं, शत्रु का पूर्ण विनाश करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई में किसी भी औरतों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि रावण भी इसी पाप में घिर गया था, लेकिन हमें इस पाप में नहीं गिरना है। दोस्तों, 1.5 दिन तक मुस्लिम दंगाइयों ने कलकत्ता पर आतंक फैलाया और उसके बाद कलकत्ता में प्रतिशोध का सैलाब उमड़ आया। अब तक जो हिंदू डर के अपने घरों में छुपे हुए थे, अब गोपाल पाठा के नेतृत्व में उन दंगाइयों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि पाठा के लड़कों ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक हादसे में उन सबका देहांत हो गया। कलकत्ता की भूमि अब रणभूमि बन चुकी थी। जब सोहरावर्दी को दिखने लगा कि उसकी चाल अब उल्टी पड़ रही है, तब उसने पब्लिक से लड़ाई बंद करने की अपील की। दोस्तों, जरा सोचिए, पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, लेकिन उनके होने वाले नेताओं का रवैया उस समय भी वैसा ही था जैसा आज के पाकिस्तानी नेताओं का है। पहले खुद वार कर दो और जब उन पर पलट वार हो तो सीज फायर की मांग शुरू कर दो। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानियों ने भारत पे आक्रमण किया, हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन जब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उन्हें घुटने टेक कर हमसे सीज फायर की गुहार लगाई। दोस्तों, इसके बाद जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि वहां के जो लोग हैं वो अपने हथियार समर्पण करें और उनसे इस बात का सर्टिफिकेट लें कि इसके बाद वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। इस हथियार समर्पण के लिए गोपाल पाठा को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले मना कर दिया। लेकिन जब गांधी जी के सेक्रेटरी प्रोफेसर निर्मल बोस ने गोपाल पाठा से अनुरोध किया तो वो गांधी जी से मिलने के लिए राजी हो गए। गोपाल पाठा जब गांधी जी से मिलने आए तो उन्हें अपने हथियार समर्पण करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, इन हथियारों से मैंने अपने मोहल्ले की महिलाओं को बचाया है, अपने मोहल्ले के लोगों को बचाया है, मैं इनका समर्पण नहीं करूंगा। यदि मैंने एक कील से भी लोगों की रक्षा की है, मैं उसे भी समर्पण नहीं करूंगा। और यह कहकर वो वहां से चले गए। दोस्तों, उसके कुछ दिन बाद गोपाल पाठा को खबर आई कि गांधी जी के कैंप पर लोगों ने हमला कर दिया है। उन्हीं लोगों ने जो हिंदुओं को मारने निकले थे और गांधी जी को सुरक्षा की जरूरत है। गोपाल पाठा इसके लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनकी शर्त यह थी कि कैंप की सुरक्षा वो तब करेंगे जब वहां से सारे पुलिस और आर्मी वालों को हटा दिया जाएगा। और गांधी जी ने उन्हें यह अनुमति दी और कहा कि वे अपने लड़कों के साथ कैंप की सुरक्षा अपने हथियारों के साथ करें। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वो गांधी जी जो पाठा से अपने हथियार का समर्पण करवाना चाहते थे, उन्हीं को अपनी सुरक्षा के लिए गोपाल पाठा और उनके लड़कों को हथियारों के साथ अपने इर्द गिर्द तैनात करना पड़ा। जैसा आप समझ ही गए होंगे, गांधी जी ने गोपाल पाठा की शर्त मान ली। इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कलकत्ता में आर्मी भेजकर सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू किया। 5वें दिन से कलकत्ता में दंगे शांत होने लगे, लेकिन तब तक वो पूरा शहर शमशान बन चुका था। लाशों के ढेर लगे हुए थे जिन्हें चील और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। 21 से 24 अगस्त के बीच बालीगंज सीवेज से 110 लाशें निकाली गई। मोमिनपुर से करीब 20 लाशें निकाली गई। सेंट्रल प्रोविंसेस के गवर्नर सर हेनरी ट्रोयनम के एक स्टेटमेंट के अनुसार डायरेक्ट एक्शन डे के 4 दिन के दंगे में करीब 40,000 लोग मारे गए थे।
वो कहते थे कोट अनकोट कलकत्ता की सड़कों पर ही करीब 4000 लाशें गिनी गई थीं और मुझे लगता है कि उससे दुगना की तादाद में लाशों को हुगली नदी में बहा दिया गया। दोस्तों 14 अगस्त 1947 को जब गांधी जी हैदरी मंजिल आए तब सुहरावर्दी भी वहां मौजूद था। सुहरावर्दी जो उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर था और जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता था। कीर्तन शुरू होने से पहले भीड़ में से एक लड़के ने सुहरावर्दी से पूछा कि क्या वो खुद को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए दोषी मानता है। तो पहले तो सुहरावर्दी ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने इस बात को स्वीकार किया। यस, दिस इज ऑफिशियल। जहां एक तरफ सत्ता के लालच में कुछ नेताओं ने अपने लोगों की जान दांव पे लगा दी थी, वहां कलकत्ता का एक आम नागरिक जनता का रक्षक बन गया। नाम था गोपाल पाठा। वो ना तो कोई नेता था, ना कोई संत। वो सिर्फ एक आम आदमी था, एक आम हिंदू, जिसने समय आने पर साहस दिखाया और पूरे बंगाली हिंदुओं की ढाल बन गया। उस दौर में जब धर्म और राजनीति ने इंसानियत का गला घोंट दिया था, तब उसने मजहब नहीं, इंसानियत का साथ चुना। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे केवल एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का एक ऐसा घाव है, एक ऐसा घाव जो समय के साथ धुंधला तो हो गया, लेकिन कभी भरा नहीं। यह कहानी उन हजारों मासूमों की है जिनकी चीखें इतिहास ने अनसुनी कर दी। इतिहासकारों ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया और मीडिया उससे दूर भाग गया और राजनेता डर के छुप गए। इसीलिए हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस कहानी को हम याद रखें, गोपाल पाठा जैसे वीरों के कर्मों को याद रखें, क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता की लालच में कुछ नेताओं ने अपने लोगों की जान दांव पे लगा दी थी, वहीं कलकत्ता का एक आम नागरिक जनता का रक्षक बन गया, जिसका नाम था गोपाल दा, गोपाल मुखर्जी, गोपाल मुखोपाध्याय या गोपाल पाठा। दोस्तों, इसीलिए हमें यह कहानी हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि अगर हमने ऐसे सच को ना जाना, ना समझा और ना सुनाया, तो फिर वही झूठ, वही हिंसा, वही नफरत बार बार लौटेगी, नए नाम और चेहरों के साथ। सिर्फ नाम और चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन खेल वही रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह तो आजादी के पहले का प्रसंग था, लेकिन अगर आपने बंगाल की वर्तमान की राजनीति को ध्यान से समझा हो, खास तौर पे मुर्शिदाबाद में जो हुआ, संदेश खाली में जो हुआ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 80 साल बाद चेहरे तो बहुत बदले, नाम भी बहुत बदले, पर अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, मजहब का ये दरिंद वाला खेल क्या कभी खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है? इसका जवाब रिप्लाईज में लिखिए। और अगर ये सीरीज ने आपको कोई नई जानकारी दी हो, आपके दिल में सवाल उठाए हों, तो इसे जरूर अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर के यंग बच्चों से जरूर शेयर करिए। अपने विचारों को कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि चर्चा ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में बंगाल की एक नई सच्चाई, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।